नमस्कार दोस्तों। पंचायत चुनाव ने पश्चिम बंगाल को रक्त रंजित कर दिया। वैसे तो ये खूनी झलक पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में दिखती है, लेकिन इस बार ये और खतरनाक इशारा कर रही है। क्या ममता बनर्जी की सरकार फेल हो गई है, जैसा बीजेपी दावा कर रही है, या फिर बीजेपी की एंट्री ने राज्य की राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया है, तनावग्रस्त कर दिया है? क्या सेक्युलर वोटों के नाम पर टीएमसी बनाम कांग्रेस एंड लेफ्ट की लड़ाई में बंगाल खून से नहा तो नहीं रहा? और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्यों हर चुनाव खून के दरिया से गुजर कर जाता है? क्या इसकी वजह प्रशासन की नाकामी है, सरकारों की विफलता है, चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दलों के अपने गड़बड़ झाला हैं? ये सब वजह हैं, लेकिन असली वजह क्या है, इसको जानने के लिए आप आखिर तक हमारे इस वीडियो में बने रहिए। और हाँ, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बन पड़े तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पश्चिम बंगाल में राज जल्दी नहीं बदलता, सरकारें जल्दी नहीं बदलती, लेकिन हिंसा का राज, हिंसा की सरकार, ये तो बिल्कुल ही नहीं बदलती। पहले कांग्रेस ने करीब करीब 30 साल तक राज किया, फिर 34 साल तक कम्युनिस्ट सरकारें यहां रहीं, और पिछले 12 साल से ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार है। इस हिंसाग्रस्त चुनाव में भी ममता ने जिस तरह शानदार प्रदर्शन किया है, उसमें निकट भविष्य में सत्ता में बदलाव के आसार नजर नहीं आते। लेकिन हमारी चर्चा का फोकस बंगाल की हिंसा है, वहां का खून खराबा है, तो पहले उसको ही समझते हैं। बंगाल में शनिवार को मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, बर्धमान, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में ज्यादातर हिंसा हुई। ये बंगाल के वो जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। तो क्या ये हिंसा हिंदू बनाम मुसलमान की जंग से हुई? नहीं। यानी ये माना जाए कि ये हिंसा सांप्रदायिक हिंसा नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विशुद्ध राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। शनिवार को 18 लोगों की हत्या की खबर है। इनमें खास बात यह है कि 14 हत्याएं अल्पसंख्यकों की हुई, यानी मुसलमानों की हुई। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम मीडिया रिपोर्ट से जो खबरें निकल रही हैं, उनके मुताबिक बंगाल की ताजा हिंसा में बीजेपी बनाम टीएमसी की खूनी जंग ये कम है। इसमें ज्यादातर टीएमसी बनाम कांग्रेस, सीपीएम और इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ की ये खूनी लड़ाई ज्यादा दिखती है। सबसे ज्यादा हिंसा जिन झांगर विधानसभा क्षेत्र में हुई, वहां से आईएसएफ का इकलौता विधायक है। अब आप कुछ मरने वालों के बारे में जान लीजिए। नादिया में टीएमसी का एक समर्थक मरा, जो मुस्लिम था। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी का ही एक समर्थक मरा, वो भी मुस्लिम। मुर्शिदाबाद में 4 लोग मरे, 2 टीएमसी समर्थक और एक कांग्रेस और सीपीएम समर्थक, चारों के चारों मुस्लिम। बर्धमान में टीएमसी का एक कार्यकर्ता मरा, जो हिंदू था, जबकि सीपीएम का एक कार्यकर्ता मरा, जो मुसलमान था। उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी का एक मुस्लिम उम्मीदवार ही मारा गया, जबकि कांग्रेस का एक मुस्लिम कार्यकर्ता भी हिंसा की भेंट चढ़ गया। मालदा में टीएमसी का एक मुस्लिम कार्यकर्ता मारा गया। कूच बिहार में बीजेपी का एक पोलिंग एजेंट और एक नौजवान इस हिंसा की भेंट चढ़ गए। मैंने ये सूची इसलिए पेश की ताकि हिंसा के पैटर्न को समझने में आसानी हो। पंचायत चुनाव में तनातनी रही, ईंट पत्थर बरसे, बमबाजी हुई, गोलियां चली, बैलेट बॉक्स लूटे गए। ये सब बंगाल में चुनावों का ढर्रा बनता जा रहा है पहले से, जो बेहद खतरनाक है। लेकिन जो हिंसा हुई है उसमें 2-3 बातें साफ होती हैं। पहली बात, अल्पसंख्यक वोटों के लिए एक तरफ टीएमसी तो दूसरी तरफ कांग्रेस और सीपीएम, और इन दोनों राजनीतिक खेमों में टकराव इस वजह से बढ़ रहा है। दूसरी बात, जिस तरह मुस्लिम प्रभाव वाले सागर दीघा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया था, उससे यह लगता है कि मुस्लिम वोट पर टीएमसी के एकाधिकार में सेंध लग रही है। तीसरी बात, उस बात का तनाव है कि राज्य में कांग्रेस के इकलौते विधायक को, जो सागर दीघा में जीता था, ममता ने मई के महीने में अपनी पार्टी में मिला लिया। यानी तोड़फोड़ की राजनीति सिर्फ बीजेपी ही नहीं कर रही, बल्कि बहुत सारे दल कर रहे हैं। ममता भी उसी पैटर्न पर है। यहाँ मत्स्य न्याय चल रहा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा ही जाती है। पटना में बैठक करती हैं, कोलकाता में साथ बैठने वालों की बची खुची राजनीतिक जमीन को छीन लेती है। लेकिन बंगाल की हिंसा पर बीजेपी सबसे ज्यादा मुखर, सबसे ज्यादा आक्रामक दिख रही है। बीजेपी ने ट्वीट करके कूच बिहार में अपने पोलिंग एजेंट की हत्या की तस्वीर दिखाई। बीजेपी ने ट्वीट करके कहा कि राज्य में करीब 45 लोगों की जान गई।
वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के निशाने पर राहुल गांधी आ गए। मालवीय का सवाल है कि राहुल गांधी मनमोहन सिंह मोड में क्यों चले गए, यानी चुप्पी क्यों साध ली है। आखिर कब युवराज अपनी कायरता से निकलेंगे, यह भाषा देखिए, और कुछ बोलेंगे, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए तो कुछ बोलेंगे। ये अमित मालवीय कह रहे हैं। शर्मनाक राजनीति, ये भी वो कह रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। इस पर बीजेपी के विरोधी सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे कि जैसे प्रधानमंत्री तो बंगाल और मणिपुर हिंसा पर चिल्ला चिल्ला करके अपनी बात कर रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पे तेज हो चुका है। आप इन आरोप प्रत्यारोप में मत जाइए। लोग मर रहे हैं तो मरते रहें, लाशों पर चलती राजनीति इसे ही कहते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक डायलॉग कुछ इस तरह है कि सब्जेक्ट कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। राजनीतिक दल आम लोगों की हिंसा पर ऐसे ही रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। सुविधा के हिसाब से वो बयान देते हैं और उन बयानों में आम आदमी की मौत सिर्फ अपने लिए, एक तरह से देखें तो पॉइंट गेन करने के लिए होती है। बंगाल में खूनी हिंसा का इतिहास काफी पुराना है। 1990 के दशक के शुरुआती दिनों में जब लेफ्ट की सरकार थी तो कांग्रेस के साथ उनकी खूनी झड़प होती थी। तब टीएमसी बनी नहीं थी और बीजेपी का पश्चिम बंगाल में कोई अस्तित्व नहीं था। वो सिलसिला आज भी जारी है। क्यों जारी है ये मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन पहले ताजा हिंसा की घटना के जिम्मेदारों की बात कर लेनी चाहिए कि आखिर वे हैं कौन। इस हिंसा की पहली वजह तो बंगाल की खूनी राजनीति है, जिसमें लोग का खून तंत्र की नालियों में बार बार बहता रहता है। दूसरी वजह राज्य चुनाव आयोग का ढीला ढाला रवैया है। उसने हिंसा पर यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कानून व्यवस्था को संभालना राज्य सरकार का काम है, चुनाव आयोग का काम चुनाव की व्यवस्था देखना है। बीबीसी के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बल की सिर्फ 22 कंपनियां मांगी थी। बाद में कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर गृह मंत्रालय से चुनाव आयोग ने 822 कंपनियां मांगी। तीसरी वजह केंद्रीय सुरक्षा बलों की कमी रही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 800 कंपनियों को भेजने का अनुरोध किया, लेकिन शनिवार दोपहर तक 660 कंपनियां ही पहुंच पाई थी। शनिवार को ही काफी हिंसा हुई थी। चौथी और सबसे अहम वजह पश्चिम बंगाल पुलिस की नाकामी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि जहां जहां केंद्रीय बल तैनात थे वहां हिंसा कम हुई। तो सवाल है कि हर जगह केंद्रीय बल को तैनात क्यों नहीं किया गया। इन सभी कारणों में असली कारण जो छुपा ही रह गया, जिस पर मैं बात करने वाला हूं, वो है कि चुनाव तो हर राज्य में होते हैं, लेकिन हिंसा बंगाल में जैसी होती है, जिस तरह से वहां खून का दरिया बह जाता है, तो और कहीं क्यों नहीं होती हिंसा। क्यों नहीं होती, इसकी वजह बंगाल के पॉलिटिकल इकोसिस्टम में छुपा है, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था और सरकारी नौकरियों के समांतर छोटे छोटे कामों में भी पार्टियों के कैडर का बोलबाला चलता है। मसलन बंगाल में कहीं पान के लिए खोखा या चाय के लिए गुमटी भी अगर आपको लगानी हो तो वो भी उसी को मिलेगा जो सत्तारूढ़ दल का कैडर हो। ऑटो का लाइसेंस भी उसे ही मिलेगा जो सत्तारूढ़ दल के लिए काम करता हो। काम करता ही नहीं हो बल्कि काम करते हुए दिखता भी हो। चुनाव में बूथ लूटने से लेकर खून बहाने तक के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है कि इसको कोई ममता बनर्जी की पार्टी ने या इनकी सरकार ने इजाद किया है। ये परंपरा लेफ्ट सरकार ने शुरू कर दी थी, जिसे ममता बनर्जी ने भी बदस्तूर जारी रखा। बाकी राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं को काम देने का ये तरीका किसी राजनीतिक दल में इस तरह नहीं दिखता जैसा पश्चिम बंगाल में खुल्लम खुल्ला दिखता है। इसीलिए बंगाल में लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोगों के माइंडसेट और सरकार के मॉडस ऑपरेंडी यानी कार्य पद्धति दोनों को बदलना होगा, दोनों में बदलाव करना होगा। जब तक बंगाल के लोग ये नहीं समझेंगे कि पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था के मजबूत हुए बगैर उनकी निजी माली हालत मजबूत नहीं होगी, और अगर होगी भी तो भी वो कोई काम की नहीं होगी, तब तक बंगाल का लोकतंत्र बंदूकों की नोक पर टंगा रहेगा। राज्य में प्रति व्यक्ति आय सुधरी या नहीं सुधरी, इसको आंकड़ों से समझें तो 1993-94 से 1999-2000 के बीच बंगाल में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 5.5% थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 4.6% थी। अब देखिए कि 25-30 साल पहले बंगाल के लोगों की जेब देश की तुलना में ज्यादा भरी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ अब इसको समझ लीजिए। अगले दशक में यानी 2001-2 से 2009-10 में यह वृद्धि दर 4.9% हो गई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बढ़कर 5.5%।
यानी बंगाल के लोगों की जेब हल्की होने लगी। जबकि पिछले दशक में यानी 2011-12 से 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर और घटकर बंगाल में 4.2% रह गई। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये गिरावट आई, जो घटकर 5.2% रही। यानी बंगाल और देश दोनों का नेतृत्व चीजों को, लोगों की आय को बेहतर नहीं बना पाया। 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी ने परिवर्तन का नारा दिया था, वो नारा रंग लाया, लोगों ने लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका। 10 साल बाद 2021 के चुनाव में उसी परिवर्तन नारे के साथ बीजेपी भी आई, लेकिन लोगों ने तवज्जो नहीं दी। यानी ममता का असर बाकी है। वो असर इस पंचायत चुनाव में भी दिखा है, जहां टीएमसी अद्भुत तरीके से जीत रही है। लेकिन सवाल है कि ममता बनर्जी मां की तस्वीर में रंग भरती हैं, उनके लिए जीत की तस्वीर में रंग भर जाती है, लेकिन लोगों की जिंदगी में रंग कब भरेगा? इस सबसे आगे सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खून में रंगी जीत का जश्न ममता बनर्जी मना पाएंगी, या दूसरे नंबर पर बढ़त लेने की हुंकार भरने वाली बीजेपी ये काम कर पाएगी? बंगाल के लोगों की चुनावी मौत हमारे लोकतंत्र के विकास और मूल्यों पर लगा एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप राष्ट्र मंथन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट हमें भेजिए। फिर मंथन होगा किसी और मुद्दे पर, बेबाक, सटीक और निष्पक्ष। तब तक के लिए नमस्कार।